बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान कौम से मुखातिब थे। कोरोना वायरस के हवाले से उनकी जो हिकमत अमली है, अभी तक की जो स्ट्रेटजी रही, उस पर उन्होंने कौम को एक बार फिर से एतमाद में लिया और ये वाज़े किया है कि अब हम सख्ती करेंगे। वार्निंग दी है कि अगर आप SOPs पर अमल ना हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ कर वो ख़ुद चारों सूबों की सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। शामी साहब, जो इक़्तिसादी सर्वे है उस पर बात करनी थी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ मिला, उस पर बात करनी थी, लेकिन वो बात के मौजू पहले कोरोना वायरस की सूरत हाल और हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली और वज़ीर-ए-आज़म का जो अभी खिताब था उस पर बात कर लेते हैं। खुलासा यह है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के हालात दुनिया से बहुत बेहतर रहे हैं। आज उन्होंने दलाइल के साथ गुफ्तगू की कि बाकी दुनिया में भारत में क्या सूरत हाल और पाकिस्तान में क्या है। वो कहते हैं कि हमें इल्म था कि लॉकडाउन आहिस्ता आहिस्ता खोलेंगे तो कोरोना केसेस में इजाफा होगा, और फिर ये भी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बदकिस्मती से अमवात बढ़ेंगी। ये वार्निंग देते उन्होंने कहा और कहा कि कोरोना का हल मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन है, जिस पर वो अमल दरामद भी कर रहे हैं। अपनी टीम पर फ़ख्र का इजहार किया। अपोजिशन लीडर को लताड़ा उन्होंने कि वो भागे भागे आगे फिर लैपटॉप के सामने बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि शुक्र है कि हमारी गवर्नमेंट प्रेशर में नहीं आई और वो लॉकडाउन नहीं किया जो भारत में हुआ, क्योंकि हमारा मसला अमेरिका, चीन और दीगर ममालिक से मुख्तलिफ है। लॉकडाउन का असल अजाब अवाम पर आता है। इंडिया की मिसाल देते उन्होंने कहा कि वहाँ 34% घरानों की इमदाद ना की गई तो वो गुजारा नहीं कर सकेंगे, और वहाँ 3 करोड़ नौकरियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जिस जगह अब SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा वहाँ मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा। छोटी सी मज़ीद और बात, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमसे पूछा जाता है कि हमने अभी तक क्या किया है जब से कोरोना आया, तो फैक्ट एंड फिगर बयान करते हुए बता रहे थे कि जब ये वबा आई पाकिस्तान में तो 2 टेस्टिंग लैब्स थी जो इसका टेस्ट कर सकती थी। आज 107 टेस्टिंग लैब्स हैं, और फिर उन्होंने बताया कि उस वक्त 500 टेस्ट यौमिया हो सकते थे, अब 4 घंटों में 25,000 टेस्ट किए जा सकते हैं, और 12 लाख की कैपेसिटी है फ़ी महीना। लेकिन यहाँ पर एक एतराज़ शामी साहब ये है कि 25 अप्रैल को NDMA ने कहा था कि हम 50,000 टेस्ट कर सकते हैं। ये जो वज़ीर-ए-आज़म फिगर बताया ये तो 40,000 बनता है पर डे। अगर हम 12 लाख को 30 से तकसीम करें तो इसमें एक मसला गड़बड़ आई है। बाकी उन्होंने वेंटिलेटर्स और बेड्स की सूरत हाल और जो इक़दाम उठाए उससे आगाह किया है। यानी ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर अब सख्त लॉकडाउन के हामी हरगिज़ नहीं है और वो किसी दबाव में नहीं आएंगे। वो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहते हैं, और वो ये भी वार्न कर रहे हैं कि अमवात अब बढ़ेंगी। आपने भी खिताब सुना उनका, शामी साहब फरमाइए क्या कहते हैं। देखें, वज़ीर-ए-आज़म ने वही बातें दोहराई हैं जो वो करते चले आ रहे हैं, और वो इंडिया से अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। इंडिया कोई अच्छी मिसाल नहीं है हमारे लिए। देखिए, दुनिया में जनूबी कोरिया, न्यूजीलैंड, यूनान की मिसालें दी जा रही हैं। ये 3 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने इस वबा पे काबू पाया है और उन्होंने कारोबार ज़िंदगी खोल दिया है। यूनान की आबादी जो है कोई 11 मिलियन है, वहाँ हर साल 33 लाख सयाह आते हैं। ये उनका सोर्स ऑफ इनकम है सबसे बड़ा। तो आज उन्होंने ये कहा है कि जून के वस्त से सयाह भी आ सकेंगे, और उनकी प्लानिंग है 50 लाख सयाह आइंदा साल वहाँ आएंगे। ये सूरत हाल है, और दुनिया में मिसालें दी जा रही हैं कि इन 3 मुल्कों ने एक कारनामा कर दिखाया है। लेकिन सर, जनूबी कोरिया या ग्रीस या न्यूजीलैंड की अगर आप बात करते हैं तो उनके हालात में और पाकिस्तान के हालात में वाक़ईतन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ 25% उन लोगों का जिक्र किया जाता है जो गुरबत की लकीर के नीचे हैं और जिनको मसाइल हैं रोज़गार के। वहाँ ये मसाइल न्यूजीलैंड जैसे ममालिक में शायद ना हों, और दूसरी वहाँ पे जो एजुकेशन के शरह ख़ानदगी है, ये समझ बूझ का जो इल्म है वहाँ पर लोगों को, आम शहरियों को, वो हमारे यहाँ नहीं है। इनकी आबादियाँ भी थोड़ी हैं। हमारे यहाँ 22 करोड़ की आबादी है, गुरबत है, डेंस पॉपुलेशन है, फिर जो हिफाज़ान सेहत के उसूल हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से आगाही और शऊर नहीं है। करोड़ की आबादी है कोरिया की, साउथ कोरिया की, और यूनान जो है वो कोई अमीर मुल्क नहीं है।
आप ये इस तरीक़े से जवाज़ फराहम नहीं किया जा सकता। आपने एक डिसिप्लिन कायम करना होता है सोसाइटी में, और जो मर्दाने हिम्मत हैं वो एक मुश्किल टारगेट जो है उसको चुनते हैं, फिर अमल करके दिखाते हैं। हमने खुद अपने मुल्क में देखा कि जब डेंगू की वबा आई थी तो घर घर कोहराम मचा हुआ था और उस पर काबू पाया गया। वज़ीर आज़म बार बार ये कहते हैं कोरोना ख़त्म नहीं होगा, हमने इसके साथ रहना है। वो तो कोरोना की हौसला अफजाई करते हैं, नहीं ये तो बजाय इसके कि वो ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट है सर। आप इसे काबू कर सकते हैं आप, और दुनिया में मुल्कों ने इसे काबू किया है। अब यूरोप जो है वो खुल रहा है, और आप जो हैं आपने ये स्मार्ट लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और डॉक्टर्स सीख रहे हैं, माहिरीन सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 हफ्ते के लिए आप लॉकडाउन करें। अब वज़ीर आज़म अगर नहीं करना चाहते तो फिर स्मार्ट लॉकडाउन करके दिखाएं। वो कह रहे हैं कि मैं जनाब अब अपने दफ्तर में बैठकर मॉनिटर करूंगा। पहले क्या कर रहे थे? पहले नहीं कर सकते थे ये मॉनिटरिंग। तो अब ये चैलेंज जो दरपेश है, इससे नबरदस्मा होना है, इस पे काबू पाना है, और ये काबू पाएंगे तभी आप अपना दाद वसूल कर सकेंगे, वगरना उनके लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएंगे हालात। वो उस मुश्किल का अगर हम जिक्र करें तो उसमें आप ये देखिए कि जून के जो पहले 11 दिन, आज हम 11 तारीख को आपसे मुखातिब है नाजरीन से, तो इन 11 दिनों में रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान में, यानी 44,000 केसेस सामने आए। 4,000 से ज़ायद की एवरेज बनती है पर डे, और पिछले 24 घंटों में 5,834 रिकॉर्ड, नया रिकॉर्ड है केसेस के रिपोर्ट होने में। 101 अमवात पिछले 24 घंटों में, मजमूई तौर पर 2,356 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, और केसेस की तादाद पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 1,20,000 से तजावुज़ कर चुकी है, और दुनिया भर में 74 लाख और अमवात 4,17,000 हो चुकी हैं। आज कुछ बेड्स जो हैं और वेंटिलेटर्स जो हैं, ऑक्सीजन वाली जो सूरत हाल है उस पर भी NCOC ने अपडेट्स हमें दी हैं। लेकिन शामी साहब, एक ख़बर मैं आपसे शेयर करता चलूँ, फिर हसन इकबाल साहब का, शहबाज शरीफ साहब, खुर्रम शेर जमान और फ़ारूक हबीब साहब, इनका भी जिक्र करना है। इन सब में कोरोना की तस्दीक हुई। अब मेरी मालूमात ये कहती हैं कि जो पंजाब में ऑक्सीजन फराहम करने वाली 2 बड़ी कंपनी हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों को, जो वहाँ पे आके टैंकर की सूरत में सेंट्रलाइज ऑक्सीजन फराहम करती हैं, वो चूँकि उनका एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ख़दशा है कि वो अब इस सूरत हाल में इसकी कीमतों में इजाफ़ा कर सकते हैं, तो मुतल्लिका महकमों को इस पर गौर करना होगा। और दूसरी बात, 3 लाख जो सिलेंडर्स हैं ऑक्सीजन के, उसकी एक रिक्वेस्ट की गई है NDMA की जानिब से, NDMA को भी और दीगर मुतल्लिकीन को भी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँच चुकी है, कि ये मंगवा लें इससे पहले कि बहरान हो जाए। 20,000 गैस सिलेंडर जो हैं ऑक्सीजन के, वो पंजाब भर से गायब कर दिए गए हैं लोकल मार्केट में माफिया की जानिब से, ताकि वो जब ज़रूरत ज़्यादा बढ़े तो महंगे दामों ख़रीद सकें। तो ये ऑक्सीजन की शॉर्टेज हॉस्पिटल्स में और सिलेंडर्स की शॉर्टेज ये भी हो सकती है। ये मैं आपको मुसद्दिका तरीन ज़राए से बात करके रिपोर्ट कर रहा हूँ। शामी साहब, पहले तो एक बात ये सुन लें, वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि 1,000 बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन वाले बेड हम 1 महीने के अंदर फराहम करेंगे, जी जून के एंड तक। ये जो अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं हमारी NCOC की तरफ से, ये गुमराह कौन है? कैसे? ये सूबे की बुनियाद पर अदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं। आप देखें, शहर की बुनियाद पर जारी करें आप, और जितने सरकारी अस्पताल हैं उनके तकरीबन सारे शोबे बंद हैं, सवाए गायनी के और सवाए डायलिसिस के। बाकी किसी शोबे में काम नहीं हो रहा, और वहाँ सारे बेड्स जो हैं वो ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं। उन सरकारी अस्पतालों में अगर आप कोरोना बेड्स की तादाद बढ़ा दें तो आपको नए बेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। 10,000 से ज़्यादा बेड्स हैं सरकारी अस्पतालों में, लेकिन जो कोरोना के मरीज हैं वो चंद 100 भी नहीं हैं जो दाखिल हैं। तो ये बदनज़मी क्या है? और ये सूबों की बुनियाद पर, मुल्क की बुनियाद पर अदाद-ओ-शुमार जारी होते हैं, और वो अदाद-ओ-शुमार हकीकी नहीं होते, वो मिसलीडिंग हैं। आप शहर शहर की बात करें, और आज वज़ीर आज़म ने बात की है कि मेडिकल जो शोबे के लोग हैं उनके लिए पैकेज लाएंगे।
यानी इतना अरसा हो गया, अभी तक ये पैकेज ही नहीं आ पा रहा। ज़रूरत इस बात की है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये जो पैरामेडिक्स हैं, इनकी इंश्योरेंस करवाएं आप। सही है। 1-1 करोड़ रुपए की कम से कम ग्रुप इंश्योरेंस होनी चाहिए। चले, इनके लिए पैकेज आना साहब ने ज्वाइन किया। इतनी देर लग गई आपको? ठीक, अहम नुक्ता है ये, याद कर लेते हैं बात। असल पहले एक बात सुन ले आप, वो भी बात कर लेंगे। बात यह है, इस वक्त सरकारी अस्पतालों में कैपेसिटी से कहीं कम मरीज हैं कोरोना के। उनकी कैपेसिटी, उनके जो खाली बेड्स हैं वो भी कोरोना के लिए खास किए जाए। अब वो कहते हैं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करो, भाई वहां भी होता रहेगा, लेकिन वो तो आम शहरी की पहुंच से दूर है ना, इलाज नहीं कर सकते। आम शहरी की पहुंच से दूर है। असल में सरकारी अस्पताल है, उनकी तरफ तवज्जो करें। और ये कल हमने पहले भी ये बात कही है, बेड्स खाली हैं और मरीज जो हैं दरबदर हो रहे हैं। तो आप पहले अपने पास जो मौजूद है उसका हिसाब करें, उसको यूटिलाइज करें, बाकी बात तो बात की है। चलें, ठीक है। चूँकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। अब कुछ देर पहले MQM के ख्वाजा इज़हारुल हसन के बारे में भी खबर है कि उनमें भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। खुर्रम शेर ज़मान जो सिंध से PTI के रुकन असम्बली हैं, उनके यहाँ भी तस्दीक हुई। फिर फ़ारूक हबीब साहब फैसलाबाद से जो PTI के MN, उनके यहाँ भी तस्दीक हुई कोरोना वायरस की। आसन इकबाल साहब ख़ुद भी शिकार हुए। लेकिन आज शहबाज शरीफ साहब के टेस्ट के हवाले से ये कहा गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, बिलखुसूस आसन इकबाल साहब से मनसूब बयान है कि वो जो मुतासिर हुए हैं उसके ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन नायब हैं। तो आसन इकबाल साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो आपकी खैरियत दरियाफ़्त करना चाहेंगे, आपकी सेहत कैसी है, मिजाज कैसे हैं और क्या सिम्टम्स हैं, आप ज़रा बयान कीजिए, फिर अगली बात आपसे करते हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो कोई ऐसे मेजर ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है। टेस्ट मेरा जब पॉजिटिव आया था तो मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है घर में 14 दिन के लिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का पूरे मुल्क से, और ख़ास तौर पे मेरे अपने हल्के नारोवाल से जिस तरह लोगों ने दुआएं दी हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इन दुआओं के सदके जल्द सेहतयाब करेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरे मुल्क को कोरोना के रहमो करम पे डाल दिया गया है। और अब इस वक्त आज अभी मैं वज़ीर आज़म की एक टिकर देख रहा था कि जी अब हम सख्ती करेंगे SOPs पे। तो मैंने कहा कि अब पछतावे क्या हो जब कोरोना चुक गया खेत। अब तो ये बातें वो हैं कि जो हम पिछले कौमी असम्बली के इजलास में इन्हें समझा रहे थे कि आप एक हिकमत अमली के तहत चलें। और खुदारा दुनिया में इस्लामी मुल्कों ने तो ईद के मौके पर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ था कि लोग सोशल इंटरेक्शन ना करें। हमारे यहाँ जो ईद से कबल और ईद पे जिस किस्म के मनाजर देखे वो खौफनाक थे, रोंगटे खड़े करने वाले थे कि लगता है हुकूमत नाम की चीज ही कोई नहीं थी। लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, अवेयरनेस नहीं थी। सड़कों में, बाजारों में, गलियों में, कूचों में हजूम था लोगों का, बाजार में हर जगह। अब उससे ये हुआ है कि ये एक बेकाबू हो गई है। और अब आप हर दूसरे तीसरे बंदे को देखें वो पॉजिटिव आ रहा है, और ख़ास तौर पे हमें बड़ी मुश्किल हो रही है बहसीत अवामी नुमाइंदा। नहीं, अरकान असेंबली में तो बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है ना, हर रोज़ किसी न किसी रुकन असेंबली के बारे में खबर आ रही है ना। वो भी है, लेकिन आम आदमी को तो रिपोर्ट नहीं होता ना, हम तो रिपोर्ट हो जाते हैं। दुरुस्त बात। अच्छा, ये आपसे मनसूब एक बयान है कि आप ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को जो कोरोना वायरस हुआ वो उसके ज़िम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन नायब हैं। वो कैसे सर? जब वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट में पहुँचे तो जो जम्मे गफ़ीर जो रश हमने दिखाया कैमरों ने, वो वजह नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत को और नायब को कहा था कि आप ये ज़रा थोड़ा सब्र कर लें, स्काइप के ऊपर इंटरव्यू कर लें, मैं कैंसर पेशेंट हूँ, आपको क्या जल्दबाजी है। और हम समझते हैं कि वाकई ये 1-2 महीने अगर नायब थोड़ा सब्र कर लेती, हम भाग तो नहीं चले थे मुल्क से। उसके बाद बेशक दिन की 4-4 पेशियां कराते हमारी, लेकिन चूंकि इमरान खान साहब ने इनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि अपोजिशन वालों को पकड़ना है, लीडर ऑफ अपोजिशन को पकड़ना है, उनको गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया गया। लिहाजा मजबूरन वो हाई कोर्ट में गए बेल एप्लीकेशन के लिए। अगर नॉर्मल हालात होते तो उन्हें वो एक्सपोजर ना मिलता। अब वहाँ अदालत में जो माहौल था वो हमारी जिम्मेदारी तो नहीं थी, वो हुकूमत और इंतजामिया की जिम्मेदारी। इसलिए मैं कहता हूँ ना, हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आती।
ये काम तो हुकूमत की इंतजामी मशीनरी का है कि जो SOPs हैं उनको इन्फोर्स करे। आसिम साहब, 2-3 बुनियादी बातें। हमारी दुआ है कि हर वो शख्स जो कोरोना से मुतासिर है, अल्लाह उसे जल्द सेहतयाबी दे। बिल्कुल अपोजिशन लीडर की भी दुआ है, आपके लिए भी। लेकिन यहाँ पर आपके सियासी बयान में कुछ 2-3 सवालात उठते हैं। एक, अगर आपके कारकुनान का जमे गफ़ीर जमा हो गया था हाई कोर्ट के बाहर, तो ये वहाँ पे मौजूद क़यादत की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि वो उनको मना करते कि वो उनके करीब ना जाएं। दूसरा, नैब में तो अभी चंद रोज़ पहले वो पेश हुए, इतनी जल्दी तो नैब से कोरोना नहीं लग सकता कि 2 या 3 दिन बाद उसके रिजल्ट आ जाए। कम से कम 4 से 5 दिन तो चाहिए होते हैं। 2 से 4 दिन में हो सकता है, 2 से 4 दिन। और तीसरी बात, ये एतराज़ उठाया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के अपने स्टाफ में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी। ये कैसे मालूम होगा कि जी ये नैब से ही लगा है? देखिए ना, वो तो ठीक हो चुके हैं, वो दोनों जो लोग थे वो ठीक हो चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब बाकायदगी से अपनी कोरोना की टेस्टिंग कराते रहे हैं। तो अब ये जो उनकी लेटेस्ट पॉजिटिव रिपोर्ट आई है वो उसके बाद ही आई है, जो उनका डैब की पेरेंट्स थी और जो हाई कोर्ट में उन्हें जाना पड़ा, और हम सबको भी गालबन शायद वो हाई कोर्ट से हम एक्सपोज हुए हैं। और अगर ये इनका इंतकामी एजेंडा ना होता, ना हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता और ना हम सब एक्सपोज होते हैं। तो ये तो एक हुकूमत जो है इसकी ना कोई सिर है ना पैर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, वेंटिलेटर्स कहते हैं कि 1000 आ जाएंगे, और भाई अल्लाह के बंदो, वेंटिलेटर मशीन आज खुद कुछ नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी उसकी वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो स्टाफ है कि जो चलाए, वरना वेंटिलेटर मौत का फंदा भी बन सकता है। तो आप वो स्टाफ आपने क्या बनाया है, कोई उसकी ट्रेनिंग की है, कहाँ से लेकर आए हैं? इसी तरह मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं पॉजिटिव हुआ तो मुझे एडवाइस किया गया कि आप ऑक्सीमीटर इकट्ठा करें, वो रखें, ऑक्सीमीटर से टेस्ट करते रहें ऑक्सीजन की सैचुरेशन क्या आपकी बॉडी में। 2 दिन हो गए हैं मैं इस्लामाबाद में ऑक्सीमीटर ढूंढ रहा हूँ, वो नहीं मिल रहा। अब ये किसका फर्ज था कि इसके लिए जब ये क्रिटिकल चीज है तो बर वक्त हुकूमत करती, इसकी अवेलेबिलिटी यकीनी बनाती। अब अगर मुझ जैसे शख्स को इतनी दुश्वारी हो रही है तो आप एक आम आदमी की क्या गुंजाइश है कि उसको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? हमने ये बातें 3 महीने पहले असेंबली के अंदर की हुई हैं कि जो इसेंशियल इक्विपमेंट है, जो इसेंशियल ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है, जो इसेंशियल इसके लिए ट्रेनिंग का चीजें हैं, ये सारे SOPs और आप एक्शन प्लान बना के इन पे बंदोबस्त करें। अब ये कहते हैं 1000 बेड। मैं आखिरी बात, पिछला जो असेंबली का इजलास खत्म हुआ, मैंने उधर ये बात की थी कि जो आपने इकदाम उठाए हैं उससे मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी पीक वेव आने वाली है। तो खुदा के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेड्स को अभी से अपग्रेड करें। आपके पास 2-4 हफ्ते हैं, इसमें ये तैयार कर लें सहूलत, ताकि लोगों का रेला आएगा मरीजों का। अब ये कह रहे हैं कि जी हम जून के एंड तक जाके ये तैयार करेंगे। अब वो लोग इंतजार करेंगे कि जी अभी तैयार नहीं हुए तो कोरोना उनका इंतजार करेगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना सिर्फ एक नाअहल हुकूमत है, ना समझ है। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर, अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। शामी साहब, जो वो हॉस्पिटल्स और लैब्स की आपने बात की, तो हसन रजा साहब चूँकि हमारे प्रोग्राम में अक्सर कंट्रीब्यूट करते हैं इसी मौजू पर, वो भी हमारे साथ दस्तयाब है। पहले आप बात पूरी कर लें कि आसन ये कह रहे हैं कि ये जो कोरोना है बहुत शिद्दत से फैल रहा है, इसलिए ये बात कही गई बार बार कि इजलास आप वर्चुअल कर लें। तब तो माने नहीं। देखिए अरकान असेंबली कितने हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अटेंड नहीं कर पाएंगे, बजट स्पीच नहीं होगी उनकी। हाँ। खुद आसन जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ नहीं होंगे। हाँ। जो मरियम औरंगजेब हैं वो नहीं होंगे, और कई अरकान जो हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर आप ये वर्चुअल इजलास कर लेते तो कितना यानी बेहतर होता। आपको याद है उस वक्त फवाद चौधरी साहब बार बार ये दुहाई दे रहे थे कि वर्चुअल कर लें, और तब नून लीग के अरकान जो थे, हमारे दोस्त जो हैं, ये उनकी बात नहीं मान रहे थे और कह रहे थे जी कोई हुआ अगर मुतासिर तो हम जिम्मेदार होंगे। अब सही कह रहे हैं आप। देखिए एयर कंडीशनड हॉल के अंदर आप घंटों बैठते हैं तो आपको इन्फेक्शन लगने के इम्कानात कहीं बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए शहबाज शरीफ साहब का जहां मामला है, ये बात मैं समझने से कासिर हूं कि नैब अगर उनसे स्काइप के ऊपर इंटेरोगेशन कर लेता तो उससे क्या क़यामत बर्पा हो जाती। वही बात है ना कि उनके समल ने खुद नून लीग को मौका दे दिया कि वो तनकीद करें अब नैब के समल पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
देखिए नतीजा क्या है, आप कोर्ट में भी जाना पड़ा, वहां भी हंगामा हुआ, कई लोग जो हैं वो उनको इन्फेक्शन हुई। अब उसके बाद खुद शहबाज शरीफ साहब, जो इनकी सेहत नाजुक है, हम क्यों एक दूसरे से कट गए हैं, क्यों हमारे दिल जो हैं वो पत्थर के हो गए हैं, क्यों हमारे अदारे जो हैं, क्यों हमारी सियासत जो है, क्यों इस तरीके से जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। ये बात ठीक है। आज देखिए आप आप क्या मैसेज दे रहे हैं, सोसाइटी को जोड़ें, हमारा मरना जीना एक है, हम सब एक मुल्क के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हैं, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की जान। बहुत मुफीद मशवरा और बहुत बेहतर मशवरा आप कौमी मफाद में दे रहे हैं, और यकीनन आप बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, आपकी बात लोग ध्यान से सुनते हैं और उम्मीद है कि इस पर कोई कान धरा जाएगा। सर हसन रजा साहब मौजूद हैं, वक्त का हमें ब्रेक भी लेनी है क्योंकि लैब्स का टॉपिक आज चढ़ा, हमने हॉस्पिटल्स का जो जिक्र है वो हम कर चुके हैं प्रीवियस प्रोग्राम्स में। हसन ये आज बताया कि तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर करने की जरूरत है, फिर करते हैं। हसन रजा पहले कुछ अस्पतालों की बात बताएं, फिर लैब्स की बात बताएं। जी हसन, सुन रहे हैं आप शामी साहब को? जी बिल्कुल मैं सुन रहा हूँ जी। अगर अस्पताल की बात की जाए कि गुज़श्ता प्रोग्राम में सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा के हमने जो स्टाफ भर्ती कर लिया, वो उनका ये कहना था कि उसी दिन शाम को जो है वो आ जाएगा। आज तक अभी जब मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई किसी किस्म का कोई स्टाफ नया किसी भी अस्पताल में नहीं आया। ये मुतअद्दिद तमाम अस्पताल लाहौर के जो है उनके एमएस साहिबान से और मुतअद्दिद प्रिंसिपल साहिबान से डिटेल मालूमात ली है और महकमा सेहत से भी मालूमात लिया, उन्होंने भी तस्दीक की अभी तक कोई नया बंदा यहाँ पे अस्पताल में नहीं आया। और वही बात, तकरीबन कई 100 बेड हैं लाहौर समेत पंजाब में जो खाली पड़े हैं, उनको कोरोना वार्ड में मुंतकिल अभी तक नहीं किया, जो ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी आ जाए लैब्स की सूरत हाल। लैब की सूरत हाल ये है कि हुकूमत ये दावा करती है जो कैपेसिटी है उसको हुकूमत कहती है कि हम उस हिसाब से रोजाना की बुनियाद पे टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक अगर देखा जाए, जो महकमा सेहत हुकाम बताते हैं 3,08,806 टेस्ट जो है वो किए जा चुके, जिसमें 43 तकरीबन 44,000 के करीब जो है वो कोरोना के मरीज पाए गए हैं पंजाब में। और सिर्फ लाहौर की अगर बात की जाए, लाहौर में जिसका ये कहते हैं कि जिला अस्पताल में 300 टेस्ट लिए जाते हैं, जब मैं जाके चेक किया तो एमएस से भी मालूमात ली और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास हैं। 167 जो है अफराद के टेस्ट किए गए हैं, 300 अफराद के टेस्ट नहीं किए गए। और कल भी और आज भी मैंने अस्पतालों में काफी वक्त गुजारा है। 50 जो टेस्ट हैं वो आम बंदों के किए जाते हैं ओपीडी में, बाकी तमाम अफराद जो है वो या तो इंडोर के किए जाते हैं या फिर सिफारशी किए जाते हैं जो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। और बकायदा ये बताया जाता है ये किसी जो बोर्ड का बना है, किसी के चेयरमैन की सिफारिश है, किसी एमपी की सिफारिश है, किसी मेंबर असेंबली की सिफारिश है, उसके टेस्ट किए जाते हैं। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, प्राइवेट अस्पताल 1450 जो है लाहौर में जो टेस्ट रोजाना की बुनियाद पे कर रहे हैं और उनका टाइम है 24 से 48 घंटे के दौरान वो टेस्ट रिपोर्ट दे देते हैं। जबकि पंजाब के जो हॉस्पिटल लैब्स हैं, जो 17 लैब्स हैं सरकार की, वहाँ के एक टेस्ट रिपोर्ट जो है अगर आप देखा जाए किसी सरकारी ऑफिसर की चाहिए हो तो वो भी 48 घंटे तक आती है, और अगर किसी आम फर्द की हो तो उनको 1 से 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ता है। लाहौर में जिला अस्पताल में 4 दिन तक से पहले जो मरीजों के टेस्ट हुए थे सिर्फ प्रोटोकॉल वालों के आए हैं, आम फर्द के अभी तक नहीं आए, जिनकी मालूमात मेरे पास है, डॉक्यूमेंट दस्तयाब है। तीसरी चीज, पाकिस्तान किडनी लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट में बताया यह जाता है कि 150 टेस्ट लिए जाते हैं, और जबकि हकाइक ये है कि वहाँ पे 109 टेस्ट लिए गए हैं गुज़श्ता रोज। और पंजाब एयर जो लैब बनाई है वहाँ पे 2000 किए जाते हैं। और एक और चीज है सबसे इम्पोर्टेंट चीज के गंगाराम जो बनता है वहाँ पे 2 PCR मशीनें जिनको अपग्रेड करके लैब टेस्ट किए जा सकते थे, उनको अपग्रेड नहीं किया गया, पैसे मौजूद थे। तीसरी चीज जो सामने आई है, जो महकमा सेहत के जिम्मेदारान भी बताते हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास सिर्फ 12 से 14 घंटे मशीन चलती है। अगर ये 14 से बढ़ा के 24 घंटे मशीन चलाएं तो बहुत ज्यादा टेस्ट किए जा सकते हैं और उनके रिजल्ट भी बहुत ज्यादा सामने आएंगे। जी हसन, ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब ब्रेक भी कान पहुँचे, लेकिन एक बड़ी हम्बल सी गुजारिश है कि कब तक ये प्रोटोकॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। अब तो ये कोरोना किसी किस्म के प्रोटोकॉल का लिहाज नहीं कर रहा, और जिन लोगों को प्रोटोकॉल की तौफीक है, जिनके पास ये सलाहियत है, वो खुदारा प्राइवेट लैब में करवा लें 4 पैसे लगा के। ये गरीबों का हक़ है, मुस्तहिक लोगों का हक़ है, यहाँ तो प्रोटोकॉल बीच में ना आने दें ये, क्योंकि कोरोना किसी प्रोटोकॉल का लिहाज नहीं रख रहा। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, मैं अगले मौजू पर जाने से पहले ज़रा कोरोना की सूरत हाल में कुछ मज़ीद कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने तस्दीक की है शेख रशीद साहब के स्टाफ से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब के स्टाफ से भी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इन दोनों अहम शख्सियात को फ़ोन किया है और इस फ़ोन में उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की मिजाज पुरसी की और कोरोना पॉजिटिव होने पर तशवीश का इजहार किया है और उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की और इलाज मुआवजे में मुआवनत का भी दरियाफ्त किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी मिजाज पुरसी के लिए टेलीफोन करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और शेख रशीद साहब ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। ये मैं दोनों से जो उनके करीबी हल्के हैं उनसे तस्दीक शुदा खबर आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो क्या ये मैं ख्वाब में या ख्याल में ये बात ला सकता हूँ शामी साहब कि ऐसा ही एक फ़ोन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपोजिशन लीडर को करें और कहें कि जी मेरे आपसे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, आपसे एहतसाब भी मैं लाजमी करूँगा, लेकिन बहसीत पाकिस्तानी, बहसीत मुसलमान मैं आपको कॉल करके बहसीत वज़ीर-ए-आज़म दरियाफ़्त कर रहा हूँ कि आपके इलाज मुआवजे में कोई कमी को बेशी हो, मुझे बताएँ आपकी तबीयत कैसी और आपकी जो तंदरुस्ती और सेहत है उसके लिए मैं दुआ गो हूँ। ये मैं ख्याल और ख्वाब में ला सकता हूँ बात? आपने जो लंबी तकरीर फरमाई है सर, ये एहतसाब करना वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारी नहीं है। तो उसको छोड़े सर, मेरा ख्याल की तो बात करें ना। और ख्याल जो है एक इंसानी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को यकीनन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को फ़ोन करना चाहिए। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है कि हमारे फैयाजुल हसन चौहान जो हैं उन्होंने बड़ा संजीदा बयान जारी किया है, बहुत उम्दा बयान, काबिल तारीफ किया उनकी सेहत के लिए। और अब हमारे जो खुर्रम शेर जमान है जो MP सिंध असम्बली के, वो भी कह रहे थे ये तो C ग्रेड वायरस हमारे यहाँ आया है। अब अनफॉर्चुनेटली वो भी शिकार हो गए हैं इसका। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे बड़े सीनियर अखबार नवीस हैं नसीम शाहिद साहब मुल्तान के, उनकी एक अजीजा बीमार थी, उसको प्लाज्मा की जरूरत थी मेयो अस्पताल लाहौर में। उन्होंने अपनी फेसबुक पर इसकी अपील की तो एक नौजवान पेशावर से अदनान हयात खान वो अपनी गाड़ी पर बैठकर लाहौर पहुंचा, प्लाज्मा दिया और उसके बाद वापस रवाना हो गया। बड़ी उन्होंने कोशिश की कि कम से कम पेट्रोल के पैसे ही पेश कर दें। उनका नहीं, ऐसा नहीं मुमकिन, मेरा ये फ़र्ज़ था, अल्लाह ने मुझे सेहत दी है और मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और मैं वापस जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी पर। सर, ये तो अदनान हयात खान जो हैं पेशावर के शहरी नौजवान जो यहाँ लाहौर पहुँचे कोरोना अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, प्लाज्मा देने के लिए, उनको हमारा ये सलाम है और वो एक मिसाल है इस पूरी कौम के लिए और उन तमाम लोगों के लिए सेहतयाब हुए हैं 36,000 से ज़ायद के, वो भी आगे बढ़ें। और ये सर बड़ी इनक्रेडिबल स्टोरी आपने सुनाई है, वेरी इनक्रेडिबल, वेरी टचिंग। प्लाज्मा दें, आगे बढ़ें, सदका उतारें अपनी सेहत का और अल्लाह का शुक्र अदा करें। सही है, एक प्लाज्मा जो है 2 इंसानों की जान बचाने के काम आ सकता है। ट्रू दैट। अच्छा सर, ज़रा वो आज इकनॉमिक सर्वे भी आया है, कल बजट भी पेश हो रहा है, चौथा बजट होगा मजमूई तौर पर, तमाम जो इशारे हैं अहदाफ हैं वो पूरे नहीं हो सके। तो ये कहा गया है कि मुल्क की 56.6% आबादी इस कोरोना की वजह से मुतासिर हुई है। इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 करोड़ 73 लाख अफराद के बेरोज़गार होने का ख़दशा है और शरह नमू के अहदाफ पूरे नहीं हो सके। पूरे मुल्क की आमदन तकरीबन 4% कम हुई है। GDP को 3,000 अरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। महंगाई की शरह 9.1%, बरामदात और टैक्स कलेक्शन भी मुतासिर हुई हैं। लेकिन इन सब के अलावा आपको पता है हर साल इकनॉमिक सर्वे में जो मुल्क में कारामद जानवरों की तादाद है उसकी गिनती भी की जाती है। मैं ज़रा उससे शुरू करना चाह रहा हूँ, अगर आप बुरा महसूस ना करें, क्योंकि आप डांट भी सकते हैं मुझे। ये घोड़े, ऊंट और खच्चर जितने भी हैं, की तादाद भी काफी सर मैं अर्ज़ करता हूँ सर, घोड़े, ऊंट और खच्चर जो हैं कारामद जानवर, इनकी तादाद में इजाफा नहीं रिपोर्ट हुआ। भैंसों की तादाद में 12 लाख, भेड़ों की तादाद में 3 लाख और बकरियों की तादाद में 21 लाख इजाफा हुआ है। और जो गधे हैं मुल्क भर में गधों की तादाद में 1 लाख इजाफा हुआ है। 1 लाख मज़ीद गधे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दस्तयाब हैं। शामी साहब, ये हुकूमत का एक और कारनामा है। देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, इकॉनमी की हालत तो पहले ही ख़राब थी, यानी जो 5.78% पर ग्रो कर रही थी, जब ये PTI की हुकूमत आई
उसके बाद मुसलसल गिरती चली गई शरे नमू, और अब तो खैर कोरोना का नतीजा निकला है। और एक हम 10 साल पीछे चले गए, 10 साल जो पीछे की आमदन जो थी शायद वो भी ज्यादा थी जहां आज हम खड़े हैं, और एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, मुश्किल हालात हैं, कमरे हिम्मत बांधनी पड़ेगी और कौमी जज्बे के साथ अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इसका मुकाबला करें और सियासत की बजाय कौम का हौसला बढ़ाएं। चलें अब अभी तो आप देखिए कि प्रोग्राम का वक्त जो है ना, जी बात पूरी कर लें। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी फ्रीज कर दी है, जी उनका मजीद सैलरीज में कोई इंक्रीज नहीं करा। चले तो ये एक, लेकिन जो दूसरे सरकारी मुलाजमीन है वो तो कह रहे हैं तनख्वाहें बढ़ाएं, वो उन्होंने आज मुशीर खजाना का घेराव कर लिया था। अच्छा सर, वक्त खत्म होने वाला प्रोग्राम में अशफाक तोला साहब को आज हमने जहमत दे रखी थी, टैक्स उमूर के माहिर हैं, इक़्तिसादी उमूर पर भी बात करते हैं। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर शामी साहब ने बताया कि मुश्किल सूरत हाल है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्या कोई बेहतरी के इम्कानात पैदा हो सकते हैं जो आप तजावीज़ दें कि बजट में ये रखा जाए या ये किया जाए तो कुछ बेहतरी हो सकती है, जबकि पूरी दुनिया और पाकिस्तान कोरोना की जद में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, मुझे बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हूँ। देखिए, इशू ये है कि इस वक्त एक बैलेंस बनाना कि गवर्नमेंट क्या दे सकती है और मईशत को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एक बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। गवर्नमेंट की आमदन आपको पता है बहुत महदूद हो गई है। पिछले 2 सालों में मईशत इतनी सुकड़ी है आपकी कि आपके टैक्स के आदाब जो थे वो पाकिस्तान की तारीख में बड़े अरसे के बाद मनफी हुए, और पिछले साल तो कोई कोरोना नहीं था, उस वक्त भी 3% मनफी हुए, जबकि अफराते ज़र आपका जो था वो 10% था और 3% के करीब आपके माशी आदाब थे। तो 13% अगर मैं लूं और 3% की नेगेटिव ग्रो करूं मैं, तो 16% की हमारी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी पिछले साल। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये, जैसे माशाल्लाह शामी साहब ने कहा, इनका एक बहुत बड़ा तजर्बा है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी और हम ऊपर जा रहे थे, और 1% जीडीपी ग्रोथ बढ़ने से 3 से 5 लाख नौकरियां क्रिएट होती हैं, और मैं देख रहा हूँ उसके सुकड़ने से हमें अंदाजे ये हो चुके हैं कि हमारी हालत बहुत खराब है। अच्छा, अब आप देखेंगे थोड़ा सा ना, तो ये जो जीडीपी का ये चले, हम अभी इस वक्त फिगर्स को भूल भी जाते हैं, दुनिया भूल गई है तो हमें भी भूल जाना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में एक मसला आ गया। इस कोविड के मसले से पहले ही, कोरोना के मसले से पहले ही हमारी मईशत को इतने अच्छे हाल में नहीं थी, जबूवाली का ही शिकार थी। मगर ये कोरोना ने, मैं समझता हूँ ये इनको सहारा दे दिया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है। और मैं ये समझता हूँ 2 हफ्ते अगर ये सीवियर लॉकडाउन कर देते और स्पेशली रमजान के आखिरी अशरे में और ईद की छुट्टियों में ये जैसे दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्कों ने अगर कर्फ्यू लगा दिया होता, तो मैं समझता हूँ या लॉकडाउन में थोड़ी सी सख्ती करते, तो हम आज उस दहेज पे और स्टेज पे आ चुके होते कि शायद हम रिकवरी की तरफ आ रहे होते। और इस वक्त सबसे बड़ा मसला हमारे तरफ ये आ रहा था कि एक मैंने वर्किंग बना के दी थी इनको कि अगर फर्ज करें अगर हम इसको लेके चलते, तो हमें, मेरा ख्याल है टोटल 678 अरब रुपए का खर्चा था, और हमने ये कहा था कि नोट प्रिंट कर लें। पूरे पाकिस्तान में एक सर्वे आपका सेंसस था, उस सेंसस के आपके 32.21 मिलियन खानदान हैं, हर किसी की डिटेल नादरा के पास है, कोई आपको डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश नहीं थी कि इतना बड़ा आप क्रेडिट लेके जाएं कि जी मैं ये भी करूंगा, आसानी थी। आपका हाउस होल्ड सर्वे था, उसमें आपके 28,238 खानदानों का डेटा पड़ा हुआ था और 5 इनकम ग्रुप थे। ये पूरी रिपोर्ट छपी हुई है, मेरा ख्याल है मीडिया में हर किसी के पास होगी। मैंने 1 पेज और बनाई थी ताकि किसी को मुश्किल ना हो पढ़ने में। और हमने ये कहा था कि गवर्नमेंट 128 अरब दे दे और 550 अरब के आप बिलासूदी कर्जे दे दे, 3 साल बाद की आप वसूली करें, और जो लोग ये जो आपके साहिब हैसियत या जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको कहेंगे जी आप बाद में दे दीजिएगा, अभी आप अपने एम्प्लॉइज को संभालें, 1 महीने का हम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करने वाले हैं। आपने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा मनी इन सर्कुलेशन जो बड़ी है, अजमल जामी साहब,
वो इस साल बढ़ी है 1421 अरब रुपए। आपकी मनी सर्कुलेशन सिर्फ 11 महीने में इस साल बढ़ी है, और जो कि हमेशा 5-6 भी नहीं हुई है। इस 18 महीने में हर महीने आपके 89 अरब रुपए की मनी सर्कुलेशन या नोट की प्रिंटिंग हुई है। जो पिछला एवरेज हमारा 5 साल का होता था वो 49 बिलियन का था। तो इसका मतलब है हमारे तमाम दावे धरे के धरे रह गए। और मैं ये समझता हूँ ये जो अब जो आज आपने इक़्तिसादी सर्वे देखा और जिसमें आपने देखा कि मंफी 38 यानी 0.38% की जो मंफी ग्रोथ आपको नजर आई है, इसकी रिपोर्ट में अप्रैल 8, 2020 को कर चुका था कि आप मंफी उसमें आ चुके हैं जब मेरी बात नहीं मानी गई। अब आप देखेंगे तो 18 मई को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी मंफी 0.38 है। इससे पहले हम कह चुके थे कि आप जमूद का शिकार हो गए, नहीं मानी गई। इससे पहले हम कह सकते थे कि आपके यहाँ कसाद बाजारी, फरवरी में हमने कह दिया था कि आ चुकी है, आर्टिकल लिखे हुए हैं बिजनेस रिकॉर्डर में, आप उठा के देख सकते हैं। हमने एक और प्लान भी दिया हुआ है। तोला साहब ये बात तो ठीक है, अब आगे कैसे बढ़े सर? आगे बढ़ने क्या करने की जरूरत है? जी बताएं। शरह सूद में आपको कमी करनी पड़ेगी सबसे पहले तो। अच्छा, मजीद कमी करना पड़ेगी। ठीक, मजीद 4% पे आपको लाना पड़ेगा। और आपकी जो एक्सचेंज रेगुलेशंस हैं उनको आप टाइट करें। जैसे इंपोर्ट के लिए आपने अच्छा काम किया, मगर इसमें आप मशीनरी को ना रोकें। टैक्स के आपको मराद दी, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन में दिए, बहुत अच्छी मराद दी है। इस तरीके से और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को आप मराते दें। टैक्स बाई प्रोडक्ट है आपकी मईशत का। मईशत चलेगी, टैक्स आएगा। टैक्स कलेक्ट करके मईशत को आप नहीं चला सकते। और IMF से आपको रीनेगोशिएट करना पड़ेगा पूरा, बशमूल इन कंडीशंस पे कि आपको करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, आपको हर उस चीज में इंटरवेंशन करनी पड़ेगी जहां पर IMF ने आपको मना किया और जो आपके लिए मनफी असरात होंगे। मेरा ख्याल है आपका अफराते दर कम हो रहा है, आपके पास चांस है। दुनिया नेगेटिव इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, आप भी ले आइए। टर्की ने किया जहां पर हाई इन्फ्लेशन था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको टैक्स इंसेंटिव देने पड़ेंगे, आपको अपने शरह सूद में कमी करनी पड़ेगी, और रुपी पैरिटी में आपको कम करना पड़ेगा। 130-40 के दरमियान का आपको डॉलर रखना पड़ेगा। आपकी मुतवाजी मईशत बहुत बड़ी है जामी साहब, शामी साहब, और उस मुतवाजी मईशत को देखते हुए आपके हालात वो नहीं है कि जो आप एक वेस्टर्न इकोनॉमी को कॉपी करें, और वो डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपके बैंकिंग चैनल को आपको वसी करना पड़ेगा। चले सर, बहुत शुक्रिया। ये तो एक लंबा टॉपिक है, इस पर बेतहाशा वक्त गुजारा जा सकता है, बात कीजिए, लेकिन आपने खुलासे के तौर पर अहम निकात की जानिब तवज्जो दिला दी। शामी साहब, एक मुख्तसर सी ब्रेक, नाज़रीन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, अब आखिरी हिस्से में बात करना चाहूँगा मैं शुगर मिल्स की और शुगर मिल एसोसिएशन की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे बड़े बड़े वकला की तवस्सुत से, तो उन्हें कुछ किसी हद तक तो रिलीफ पहुँचा ना। 10 दिन तक हुक्म इम्तनाई जारी हो गया इनके हक़ में, और कहा गया है कि जो चीनी कमीशन रिपोर्ट है उस पर अमल दरामद 10 दिन के लिए रोक दिया जाए, और 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी उस वक्त तक फ़रोख्त की जाए। और फिर जस्टिस अतर मुनल्ला साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे कि अगर कमीशन फाइंडिंग में चीनी की कीमत में कमी की सिफारिश नहीं की गई तो फिर क्या किया गया है? असल में बड़ा महंगा स्टे मिला है शुगर एसोसिएशन को, क्योंकि 70 रुपए जो कीमत मुकर्रर की है। एक तो पहली बात तो यह है कि जो चीनी इस वक्त मार्केट में है उस पर तो जाहिर है कि ये लागू हो नहीं सकेगी, और जब नई चीनी फरोख्त करनी पड़ेगी इस रेट पर तो उनकी चीखें निकल जाएंगी। बहरहाल हमारे जो फादल चीफ जस्टिस हैं उन्होंने लोगों को खुश कर दिया है। अब जब अगली तारीख आएगी तो देखेंगे कि फिर चीनी की कीमत कैसे मुकर्रर होती है, कास्टिंग उसकी क्या है, कितने में पड़ रही है और कितने में बिकनी चाहिए। इस वक्त तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि जो शुगर एसोसिएशन है उसके मुंह में काफ़ी नमक आ चुका है। ठीक है।
ठीक है शामी साहब, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है सर प्रोग्राम का। इंशाल्लाह बजट के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और फिर देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या रिलीफ लेके आती है अवाम उन्नास के लिए। अब तो ये कहा जा रहा है कि नए टैक्सेस मज़ीद अब नहीं लगाए जा रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।